नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं खरीफ फसलों का मौसम चल रहा है। खरीफ फसलों का मौसम मानसून की शुरुआत के साथ जून जुलाई में शुरू हो जाता है और लगभग अक्टूबर के आसपास कटाई के बाद समाप्त हो जाता है। इस मौसम में जो प्रमुख खरीफ फसलें बोई जाती हैं वो हैं धान, सोयाबीन, कपास, मक्का, ज्वार, अरहर और मूंग इत्यादि। किसान भाइयों, ये देखने में आता है कि हमारे किसान भाई अच्छी मेहनत करते हैं, जुताई अच्छी करते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, समय पे खाद भी देते हैं, लेकिन रोग और बीमारियों के कारण फसलों में काफ़ी नुकसान होता है और उत्पादन पे गहरा असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे किसान भाइयों को समय पर कौन कौन से रोग इन फसलों में लगते हैं, इनके क्या उपचार हैं, कैसे नियंत्रण करें, इस संबंध में समय पर जानकारी दी जाए। जी हाँ, हम इसी संबंध में जानकारी देंगे आज, और हमारे साथ हैं इस संबंध में जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सागर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में कौन कौन सी ऐसी जो फसलें हैं उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं? क्योंकि खरीफ मौसम बरसात का मौसम है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो जो आर्द्रता हमारी फसलों के बढ़वार और अच्छे उत्पादन के लिए ज़रूरी है, यही हमारे रोगों के बढ़ने में भी सहायक होती है। तो इस मौसम में अपेक्षाकृत ज़्यादा बीमारियां आती हैं। अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में बुआई से लेके कटाई होने तक के बीच में कई प्रकार की, जैसे आपका रूट रॉट है, सीड रॉट है, फिर आपका राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, एलो मोजेक है, मैक्रोफोमिना स्टेम ब्लाइट है, इस तरह की बीमारियां आती हैं जिनसे समय समय पे काफ़ी नुकसान होता है। इसी प्रकार हम धान की बात करें, धान में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह की किस्में बोई जाती हैं और उनमें कहीं झुलसा बीमारी, कहीं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इस तरह की तमाम बीमारियां लगती हैं। और किसान भाई अगर इनको समय पे पहचान लें और उनका निदान करें तो निश्चित रूप से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। इन जनरल हमने ये देखा है कि फसल उत्पादन में अगर रोग नियंत्रण समय पे नहीं किया गया तो 18 से 24% तक अलग अलग फसलों में नुकसान होने की संभावना रहती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन हमारे प्रदेश की प्रमुख फसल सोयाबीन की। प्रमुख दलहनी तिलहनी फसल भी है, तो सोयाबीन में कौन कौन से रोग आते हैं और किसान भाई कैसे जाने, कैसे उन पर नियंत्रण हो? बिल्कुल, अभी खड़ी फसल में जबकि विभिन्न स्थानों पे हमारी सोयाबीन लगभग 1 महीने के आसपास हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अभी सबसे बड़ा तो डर हमको इस बात का है कि जो बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, इसमें टेम्परेचर बढ़ने पे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है और ये एलो मोजेक जो बीमारी है, पीला मोजेक बीमारी है, उसको बढ़ाता है। तो हमें इसके लिए चौकन्ना रहना है। पीला मोजेक में शुरुआती दौर में किनारे के पौधों में खास तौर से पीले पीले धब्बे बनते हैं हरी पत्ती के बीच में और बाद में पूरी पत्ती पीली हो जाती है। इस प्रकार के रोगग्रस्त पौधे अगर देखें खेत में तो उनको तत्काल किसान भाइयों को खेत से अलग करना चाहिए। दूसरी जो प्रमुख बीमारी है, जहाँ पे पानी रुकता है, पानी भरता है या अत्यधिक बारिश हो जाए, वहाँ पे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जो बीमारी है वो फूल और फली की अवस्था के बीच में आती है और ये बीमारी में पत्ती ऐसे जैसे किसी ने पानी में उबाल दिया हो, इस तरह की ये पत्तियाँ हो जाती हैं और पैचेज में ये बीमारी आती है, एक छोटे से टुकड़े में आती है और धीरे धीरे फैलती है। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तीसरी जो बीमारी है वो मैक्रोफोमिना स्टेम ब्लाइट या राइजोक्टोनिया जो रूट रॉट का जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, उसमें पौधा पूरा का पूरा पौधा एक साथ पैच में सूख जाता है और खड़ी फसल में काफ़ी नुकसान इनसे होता है। तो ये 3 प्रमुख बीमारियां हमारे यहाँ पे देखने में आती हैं। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज है और आपका क्या नाम, और जो ब्लाइट बीमारियां हैं, ये पत्तियों पे धब्बे आते हैं, लेकिन इनको समय रहते पहचान करके हम कोई भी फंजीसाइड अगर डाल देते हैं तो इनका नियंत्रण बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ये जो 3 प्रमुख बीमारियां हैं, पीला मोजेक, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, और जब हमारा सोयाबीन मैच्योरिटी स्टेज पे आता है उस समय अगर बारिश हो जाती है तो पॉट ब्लाइट नामक बीमारी भी आती है। तो इन सारी बीमारियों का सबसे ज़रूरी तो है हम खेत की सतत निगरानी करें, खेत में जाके निरीक्षण करते रहें और रोगग्रस्त पौधों को सबसे पहले हम बाहर करें। कभी यदि आवश्यकता हो तो आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या पायराक्लोस्ट्रोबिन या एजोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ये नई जनरेशन के जो फंजीसाइड हैं उनका हम एक बार या 15 दिन के अंतराल से हम दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बीमारियों को हम काफ़ी हद तक नियंत्रित
कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश में धान का रकबा निरंतर बढ़ रहा है, जी। तो जिन किसान भाइयों ने धान रोपण किया है तो उनमें कौन कौन से रोग आते हैं, इसके बाद उनका नियंत्रण बताएं। बिल्कुल, धान में एक तो हमको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, एक पोषक तत्व की कमी से, जिंक की कमी से खैरा बीमारी आती है। तो जिंक का अगर किसान भाइयों ने परीक्षण कराया होगा मिट्टी का, या जिंक उपयोग किया होगा, तो ये बीमारी की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा जो धान का सबसे प्रमुख रोग है वो है झुलसा रोग, ब्लास्ट। तो इस बीमारी में जब हमारा फसल वेजिटेटिव स्टेज से लेके और उसमें दाने भरने तक की अवस्था आती है, कभी भी ये बीमारी आ सकती है और पत्तियां एकदम इसमें झुलस जाती हैं। दूसरा जो बीमारी ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम हो रही है वो आ रही है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। तो ये बीमारी से भी हमको ध्यान रखना है। इसमें जो पत्तियां हैं वो किनारे किनारे में सूखना शुरू होती हैं और वो फिर धीरे धीरे पूरे पौधे में सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी आ रही है, जहाँ पे हम हाइब्रिड राइस का उपयोग कर रहे हैं, संकर धान का उपयोग करते हैं, वहाँ पे कंडवा नामक बीमारी भी आ रही है और उसमें बालियों के स्थान पे पीले पीले से गोले बनते हैं और बाद में उसमें काला पाउडर दिखता है। तो अगर ये बीमारी आ गई तो फिर हमारे पास उत्पादन एकदम गिर जाता है। तो ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी हैं, क्योंकि वैसे भी ये बारिश की मौसम की फसल है और धान के खेत में तो हम नमी भी रखते हैं, माने हमेशा पानी थोड़ा बहुत बना ही रहता है, तो वो बीमारी के लिए और ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो हमको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले तो आपने जो धान लगाई है, धान चूँकि एक अनाज वाली फसल है, इसके पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा है, तो आप जिंक है, पोटास है, यदि आपने बुआई करते समय रोपा लगाने के पहले इसको दिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप खड़ी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, पोटास का, जिंक का जरूर स्प्रे करें, जिससे पौधे मजबूत हों और उनमें बीमारी का प्रकोप कम हो। इसके बाद अगर ये बीमारियों के जो लक्षण हमने आपको बताए हैं, कंडवा बीमारी का अगर शुरुआत होती है तो उसके लिए प्रोपिकोनाजोल एक फफूंदनाशी आता है, उस प्रोपिकोनाजोल की हम 250 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के मान से छिड़काव कर सकते हैं। और जो ब्लास्ट है, बैक्टीरियल लीफ जो हमने आपको बताया, इनके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है उसका हम छिड़काव करते हैं, तो ये बीमारी हमारी समय रहते कंट्रोल हो जाती है। और ध्यान हमको ये भी रखना है कि जैसे हमने पुरानी फसलों सोयाबीन की बात की, रोगग्रस्त पौधों को समय समय पे हमको खेत से बाहर करना है और खेतों की सतत निगरानी करनी है। जी, तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने धान का रोपण किया है तो बिल्कुल सजगता से खेतों पे आप तो रोज़ देखते ही हैं और दवा का नियंत्रण करें। पहले पहचान करें रोग की, फिर दवा का नियंत्रण करें। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश की एक और प्रमुख खाद्यान्न फसल है मक्का। जी, तो मक्का का भी रकबा बढ़ रहा है धीरे धीरे, किसानों को रुझान बढ़ रहा है, अच्छी कीमत मिलती है उनको। तो मक्का में शुरुआती दौर में कौन कौन से रोग आते हैं? मक्के में तो वैसे बीमारियों का प्रकोप कम, कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी चूँकि कई प्रकार के संकर मक्का किसान भाई उपयोग करते हैं और उनमें पत्तियों पे तमाम तरह के लक्षण, एंथ्रेक्नोज है, लीफ स्पॉट है, ये समस्याएं आती हैं। तो एक तो हमको पोटाश की मात्रा, प्रॉपर मात्रा उपयोग करनी है, क्योंकि मक्का भी एक अनाज वाली फसल है, इसके पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा है। तो आप संतुलित मात्रा में अगर आपने उर्वरकों का उपयोग किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पोषक तत्व आप नहीं दे पाए हैं तो उनके जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो मिश्रण बाजार में उपलब्ध हैं, आप वानस्पतिक वृद्धि के दौरान जब हमारी फसल 30 से 40-45 दिन की है तब उसका उपयोग जरूर करें। और जैसे ही पत्तियों पे सिम्टम आपको दिखाई दें, छोटे छोटे धब्बे दिखाई दें, तो आप तत्काल टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल इनका उपयोग कर सकते हैं। मक्के में एक हाइब्रिड मक्का में, संकर मक्का में एक प्रमुख बीमारी आती है स्टॉक रॉट। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है और इस बीमारी में जो बीज का हिस्सा होता है वो सड़ जाता है और पौधा झुक जाता है, और जहाँ वो सड़ा हुआ हिस्सा है वहाँ पे अल्कोहल जैसी बदबू आती है। तो किसान भाई अगर खेत की निगरानी करते रहें और उनको कोई सड़ी हुई अल्कोहल टाइप की अगर खुशबू आ रही है तो तत्काल उन पौधों को निकाल दें और वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कासुगामाइसिन, किसी भी एक फफूंदनाशी माने जो बैक्टीरिसाइड हैं उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। ये दो ही समस्याएं मक्के में बीमारियों की ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में कौन कौन से रोग और उन पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। आगे हम बात करेंगे ज्वार, मक्का, मूंगफली इत्यादि जो फसलें हैं
पर अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन किसान भाइयों ने खरीफ फसलों की बुवाई करते हैं उन फसलों में कौन कौन से रोग आते हैं, उन पर कैसे नियंत्रण करें। तो इस संबंध में हमारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अब हम बात करते हैं ज्वार की। साहब, ज्वार भी एक महत्वपूर्ण फसल है और बाज़ार में इसका अच्छा भाव मिलता है, तो उसमें कौन कौन से रोग आते हैं, कैसे नियंत्रण होता है? ज्वार में भी अपेक्षाकृत रोगों का प्रकोप कम होता है। केवल एक सूट फ्लाई नामक कीट है, उसका ज़्यादा प्रकोप होता है। और ज्वार तो लगाना हमारे लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि ज्वार को लगाने से इसकी जड़ों से जो हाइड्रोसाइनिक अम्ल निकलता है वो हमारी मिट्टी में जो हानिकारक रोगाणु हैं उनको नष्ट करता है। तो ज्वार में भी इस तरह से पत्ती पे जो तमाम तरह के धब्बे बनते हैं उनके लक्षण आते हैं, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी ज्वार की फसल सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर हम बात करें दलहनी फसलों की, तो जैसे उड़द की बात करें, उड़द हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी इलाके में हो रही है। उड़द में पीला मोजेक नामक बीमारी आती है। तो जिस तरह से सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। हालांकि नई वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी आ गई हैं और खूब किसान भाई उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जिन किसानों ने अपना घर का बीज बोया है या ऐसी किस्म का बीज बोया जिसमें बीमारी की संभावना बनी रहती है, तो पीला मोजेक में पत्ती जो हरी है, हरी पत्ती के बीच बीच में बिंदी बिंदी सी बनती हैं और पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। बहुत तेज़ी से ये बीमारी बढ़ती है। जब हमारी फसल 20-25 दिन की होती है, अगर उस समय इसकी शुरुआत हो गई तो 50-60% हमारी फसल में उत्पादन गिर जाता है। और यदि फूल और फली के बाद ये बीमारी आती है तो हमारा 15-20% नुकसान होता है। तो किसान भाई सबसे पहले तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए कीटनाशी, सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें। उनमें इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, थाइमेथॉक्सैम है। किसी भी एक कीटनाशी की 80 से 100 ml मात्रा 150 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। रोगग्रस्त पौधों को निकाल के अलग करें। और जो घुलनशील सल्फर आता है 80%, उसका हम 1 या 2 बार स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधों में हरापन आएगा और हमारा उत्पादन नहीं गिरेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है उड़द की। दूसरा, अगर हम बात करें, उड़द में एक जो पर्ण धब्बा बीमारी आती है जिसमें पत्तियां लाल रंग की या काले रंग की हो जाती हैं, और ये बीमारी फूल आने के बाद से परिपक्व अवस्था तक ज़्यादा आती है। कई बार किसान सोचता है हमारी फसल अब परिपक्व हो रही है इसलिए लाल पड़ रही है, वो बीमारी है। और उससे हमारा जो क्लोरोफिल है पत्तियों का वो नष्ट हो जाता है, जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता और दाने का साइज छोटा हो जाता है। तो इसके लिए क्लोरोथेलोनिल है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर है, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारी ये बीमारी समय रहते नियंत्रित हो जाए। क्योंकि उड़द हमारी कम समय की फसल है और यदि हम थोड़ा सा भी विलंब किया तो हमारे उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तो उड़द का खास तौर से जो किसान भाई जिन्होंने उड़द लगाई है उनको इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज़ और हमको सारी फसलों के रोग नियंत्रण में ध्यान रखनी है
कि हमको खड़ी फसल में यूरिया की संतुलित मात्रा का उपयोग करना है। जैसे हम धान की बात करें, मक्के की बात करें, ज्वार की बात करें, इवन कई किसान तो सोयाबीन में भी खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग करते हैं। सोयाबीन में हमको खड़ी फसल का यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो खाद्यान्न वाली फसलें जिनमें हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, नत्रजन युक्त खादों का उपयोग कर रहे हैं, उनको आधार खाद में कितना खाद दिया था हमने, उर्वरक दिए थे, उसके हिसाब से हमको नत्रजन का उपयोग करना है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो उन पर भी विभिन्न रोग आ जाते हैं जी। और उससे उनको नुकसान होता है, सब्जियों का भाव अच्छा नहीं मिलता। जो खरीदते हैं वो भी सोचते हैं कि स्वस्थ सब्जी हो, तो कौन कौन से रोग हैं, उन पर कैसे नियंत्रण होगा? क्योंकि सब्जी उत्पादक किसानों के पास ज़्यादातर ऐसा होता है कि रकबा कम होता है और वो साल भर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सब्जी की फसल लेते हैं, तो वहाँ पे बीमारियों की संभावना, कीड़ों का प्रकोप लगातार बना रहता है। तो पहली बात तो ये कि बरसात के मौसम में हमको मेड़ बना के खेती करना है, रिज पे खेती करना है। तो अभी जिनने कर ली है बहुत अच्छी बात है। अब जो प्लानिंग कर रहे हैं वो मेड़ बनाएं जिससे पानी का भराव ना हो, जल निकास प्रॉपर बना रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं। दूसरा, जब आप मेड़ बनाते हैं उस समय उसमें गोबर की खाद के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास, माइकोराइजा, इनका जरूर उपयोग करें। ये पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराते हैं और हानिकारक फफूंद को भी नियंत्रित करते हैं। तो जड़ सड़न है, उकटा है, ये बाद में बीमारियां नहीं आती हैं। तीसरा काम हमको ये करना है कि सब्जियों के बीच बीच में 8 से 10 लाइन के बीच में हम गेंदा या कोई अन्य फूल वाली फसल लगाएं। इससे हमको एक अतिरिक्त आमदनी भी होगी और दूसरा वो रोग कीट नियंत्रण में मददगार होता है। वो कैसे? उसके ऊपर जो मित्र कीट बैठते हैं, तो मित्र कीट हमारे हानिकारक मुलायम शरीर वाले जो कीट हैं, जैसे रस चूसक कीट हैं, उनको नष्ट करते हैं। तो वो हमारी जो विषाणु जनित बीमारियां फैलाते हैं उनको नियंत्रण, तो बीमारी का भी नियंत्रण हो गया, कीट नियंत्रण भी हो गया और गेंदे से हमको अतिरिक्त आमदनी भी मिल गई। तो ये बहुत जनरल प्रैक्टिस है जो किसान भाइयों को करनी चाहिए। हमारे सागर जिले में हम कई जगह देखते हैं कि बीच बीच में वो 8-10 लाइन के बीच में टमाटर में, बैगन में, गोभी में, सब में ये गेंदे लगाने की प्रैक्टिस है उनकी। ठंड के मौसम में धनिया लगाते हैं वो, और इस बरसात के मौसम में वो अभी गेंदा लगाते हैं। तो एक एडिशनल इनकम उनको मिल जाती है उससे और बीमारी कंट्रोल होती है। दूसरा, जैसे मिर्च की हम बात करें तो लीफ कर्ल नामक बीमारी आती है, उसके लिए, या टमाटर में लीफ कर्ल जो बीमारी आती है उसके लिए किसान भाई पीले रंग के और नीले रंग के चिपचिपे प्रपंच 10-10 फीट की दूरी पे खेत में पूरे में लगा दें। इससे जो मुलायम शरीर वाले कीट हैं वो उसमें उड़ के चिपक जाएंगे और हमारा उनका भौतिक नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से सब्जी लगाने वाले किसान भाइयों को फेरोमोन ट्रैप, एक कम से कम उनके खेत में फेरोमोन ट्रैप, 2 फेरोमोन ट्रैप होना चाहिए, एक लाइट ट्रैप होना चाहिए जो कीड़ों की निगरानी में और फिर नियंत्रण में मददगार करता है। इसके अंदर नर कीट आकर्षित होकर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिससे हमको अंदाजा लगाना है कि अब कौन से कीट का प्रकोप हो रहा है और उसके हिसाब से हम कीटनाशी का या जैविक कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्च हो, चाहे बैगन हो, चाहे हमारा गोभी हो, जो भी फसल हमने इस मौसम में लगाई है, बहुत ज़्यादा फफूंदनाशी डालने के बजाय किसान भाई उसमें घुलनशील सल्फर 80% जो आता है वो भी फफूंदनाशी है, लेकिन वो कम हानिकारक है। उसका रेगुलर स्प्रे करेंगे तो जितने भी पत्तियों पे लगने वाली बीमारियां हैं वो पत्तियों पे लगने वाली बीमारियां होंगी नहीं या उनका प्रकोप बहुत कम रहेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात ये कि कुछ मात्रा में किसान भाइयों को जैविक कीटनाशी, जैविक फफूंदनाशी, जैसे मठा का घोल है, आपका नीमास्त्र है, नीम की पत्तियों का काढ़ा है, नीम की पत्तियों में भी सल्फर होता है 0.8%, उसका काढ़ा बना के हम स्प्रे कर सकते हैं। तो जो पत्तियों पर लगने वाली बीमारियां हैं, पत्तों पर लगने वाले धब्बे हैं या रस चूसक कीट हैं, उनका प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाता है। कि अगर हम सब्जियों की बात करें तो अगर हम टमाटर की बात करें तो कम से कम 15 से 20 बार फफूंदनाशी का स्प्रे किया जा सकता है अगर समय पे रोगों को नियंत्रित नहीं किया तो इसलिए रोगों की पहचान करना है और उनको धीरे धीरे समय समय पे उनका नियंत्रण करना है। डॉक्टर साहब, सच मानो आपने आज जो खरीफ फसलों में खास जो है कि वो कैसे उन रोगों की पहचान करें, कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से रोग आते हैं, कैसे उन पर नियंत्रण करें, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छे ढंग से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं। ये जानने के लिए आइए देखते हैं खबर खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख कृषि समाचारों पर। पीएम किसान निधि योजना रहेगी जारी, किसानों को मिला मुआवजा, मूंग उपार्जन सीमा बढ़ी, उद्यानिकी में प्रदेश बना अव्वल और मशरूम ने बदली किस्मत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल की अवधि के दौरान इस योजना के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। विशेष रूप से छोटे, लघु और सीमांत किसानों को इस योजना का अधिक लाभ मिला है। ऐसे किसानों के लिए ये योजना विकास का प्रकाश लेकर आई है। उन्होंने बताया कि करीब 92% किसान खेती के कामों में इस निधि का प्रयोग करते हैं। योजना की वजह से फसलों का उत्पादन बढ़ा है, साथ ही बढ़ रही है किसानों की आय भी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। देश भर में स्वादिष्ट केलों, कपास और हल्दी के लिए पहचाने जाने वाले बुरहानपुर के केला किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजा राशि प्रदान करी। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बुरहानपुर जिले के किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 107 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि वितरित की। यह सहायता राशि मई और जून के महीने में मौसम की मार और बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई केले की फसल के मुआवजे के रूप में दी गई है। उज्जैन से वर्चुअली बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2024 के तहत राज्य सरकार किसानों के कल्याण, सम्मान और आर्थिक समृद्धि के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कपास उत्पादक किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कपास पर लगने वाले मंडी टैक्स को आधा कर दिया गया है। इसकी मांग सबसे पहले बुरहानपुर से ही उठी थी। प्रदेश में मूंग उपार्जन सीमा 25% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों जैसे नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जिले के किसानों को इस फैसले का सीधा फायदा होगा, जहां अब औसतन 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मूंग का उपार्जन हो सकेगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य करती आई है। अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार हैं। उनके परिश्रम से उत्पादित उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य वितरण को लेकर लागू की गई ई टोकन व्यवस्था में आ रही व्यवहारिक समस्याओं और किसानों की शिकायतों पर सरकार ने त्वरित संज्ञान लिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो 2026 में मध्य प्रदेश को कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। 3 दिवसीय मेगा एक्सपो में देश विदेश से कृषि, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े तमाम केंद्रीय व राज्य विभागों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, उद्यमी और हजारों की संख्या में किसान उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी ने नवाचार, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने के क्षेत्र में बाजी मारी और प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आज देश में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और वाजिब मूल्य दिलाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के इस वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश के नवाचारों की सराहना होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार कृषि हित में सही दिशा में कार्य कर रही है।
सही मार्गदर्शन, तकनीकी जानकारी और मेहनत ने पिपरिया की मीता ठाकुर की किस्मत बदल दी है। मशरूम उत्पादन की जानकारी तो दूर, मीता ठाकुर को मशरूम के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर से मशरूम कल्टीवेशन का प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने क्षेत्र में नई पहचान बनाई। प्रशिक्षण से मिली जानकारी के साथ मीता ठाकुर ने स्वच्छ वातावरण में सीमित मात्रा में मशरूम के बैग लगाए, जिसमें उन्हें अच्छी किस्म का मशरूम उत्पादन हुआ, जिसकी मांग और बाजार मूल्य भी अच्छा था, जिससे प्रोत्साहित होकर मीता ठाकुर ने बड़ी संख्या में मशरूम बैग लगाए और अच्छा मुनाफा कमाया। अब मीता ठाकुर का नाम क्षेत्र में मशरूम उत्पादन के लिए जाना जाता है। वो खुद तो बड़ी संख्या में मशरूम उत्पादन कर ही रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर प्रशिक्षित कर रही हैं। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा और जाना कि खरीफ मौसम में जो फसलें बुआई जाती हैं, चाहे वो धान हो, सोयाबीन हो, मक्का, ज्वार हो या दलहनी फसल हो, उनकी सतत निगरानी करें और ये देखें डॉक्टर साहब ने बताया कौन कौन सी रोग आए हैं, और डॉक्टर साहब ने जैसा आपको बताया उन्हीं दवाओं का छिड़काव करें। किसान भाइयों, निश्चित तौर से आपका उत्पादन बढ़ेगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।